बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशीर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, पेयर प्रोडक्शन। आपको पता है कि इससे पिछले 2 लेक्चरों में मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा दिया है। अगर तो आपने वो दोनों लेक्चर सुन लिए ना तो फिर आज के लेक्चर की सही समझ आएगी, क्योंकि अगर आप बेसिक चीज़ों को समझ के आ रहे हैं और तरतीब के साथ चलते आ रहे हैं तो फिर ही आपको टॉपिक सुनने का मज़ा आता है। तो बच्चे, आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चरों में मैंने आपको बताया था कि अगर आने वाली लाइट की एनर्जी पूरी की पूरी अब्जॉर्ब हो जाए, अगर इलेक्ट्रॉन पूरी की पूरी लाइट की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर ले और वो फिर एमिट हो, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक हो गया। फिर हम उससे ज़्यादा एनर्जी वाली शुआओं को यूज़ करते थे, जिसमें हमने एक्सरेज को यूज़ किया कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर। आपको पता है कि एक्सरेज क्या करती हैं, जब इलेक्ट्रॉन के साथ आके स्ट्राइक करती हैं तो इलेक्ट्रॉन उसकी पूरी एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि पार्शल एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने के लिए, तो जो बाकी एक्सरेज की एनर्जी बच जाती है वो फिर एक्सरेज स्कैटर्ड फोटोन की शक्ल में निकल जाती हैं। अच्छा जी, अब आ गया, पहले था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लो एनर्जी फोटोन, फिर हमने कॉम्पटन इफेक्ट में पढ़ा हाई एनर्जी फोटोन। आज है पेयर प्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे वेरी हाई एनर्जी। और आपको मैंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जब टॉपिक पढ़ाया था तो तब मैंने आपको स्पेक्ट्रम बना के दिखाया था। मैंने आपको बताया भी था कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा एनर्जी गैमा रेज की होती है। तो यही वजह है कि हम पेयर प्रोडक्शन में हाई एनर्जी फोटोन यूज़ करते हैं, यानी कि गैमा रेज। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, व्हाट इज़ पेयर प्रोडक्शन। बच्चे, इसका दूसरा नाम दिस इज़ आल्सो कॉल्ड मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। अगर कोई बंदा आपसे पूछे ना कि क्या एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपने जवाब देना बिल्कुल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन E इक्वल टू mc²। तो फिर अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि भाई एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या इसकी कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। पेयर प्रोडक्शन इसी की तो एग्जाम्पल है। तो मैटर से ही लफ्ज़ निकला मटीरियलाइजेशन। तो इसी वजह से हम पेयर प्रोडक्शन को मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। मटीरियल मादा, मटीरियलाइजेशन मादियत, यानी कि एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है। तो ये मैंने इसीलिए लिखा E इक्वल टू mc²। अगर एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो तो इस अमल को पेयर प्रोडक्शन कहते हैं, और अगर मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो तो इस प्रोसेस को एनहिलेशन ऑफ मैटर कहते हैं, या पेयर एनहिलेशन भी कहते हैं। एनहिलेशन मतलब खत्म होना, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो आइए फिर पेयर प्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं बकायदा जी। इसमें गैमा रेज यूज होंगी, तो मैं डेफिनेशन में क्या लिखूंगा, व्हेन हाई एनर्जी नहीं, वेरी हाई एनर्जी, व्हेन अ वेरी हाई एनर्जी फोटोन, व्हेन अ वेरी हाई एनर्जी फोटोन, यानी कि गैमा रेज। वेरी हाई एनर्जी से मुराद है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, टेबल के अंदर हमने पढ़ा, उसकी एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी, और ऐसी फोटोन्स को हम गैमा रेज कहते हैं। व्हेन अ वेरी हाई एनर्जी फोटोन इज स्टॉप्ड बाय अ हैवी न्यूक्लियस। अच्छा, ये अब बड़े मज़े का पॉइंट है, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। पेयर प्रोडक्शन के लिए एक हैवी न्यूक्लियस का होना बड़ा ज़रूरी है। पेयर प्रोडक्शन, अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो पेयर प्रोडक्शन अक्कर ही नहीं होगी। पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट MCQs है, आप लोग साइड पे नोट कर लेंगे। पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम। वैक्यूम में नहीं पैदा हो सकती। पेयर प्रोडक्शन के लिए न्यूक्लियस का होना ज़रूरी है, और यही तो वजह है कि ये पिछले दोनों टॉपिक से अलग कर देती है चीज़ों को। मसलन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में हमने देखा था कि शुआएं जो हैं, जो विजिबल लाइट है या एक्सरेज है, वो इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करती हैं।
लेकिन ये जो गैमा रेज है इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि ये वो जो शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनको पेनिट्रेट करके सीधी न्यूक्लियस के साथ जाके स्ट्राइक करती हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है ना। तो जब एक बहुत ज़्यादा एनर्जी का फोटोन आप उसके रास्ते में न्यूक्लियस रख देंगे तो फिर क्या होगा जी, व्हेन अ वेरी हाई एनर्जी फोटोन इज स्टॉप्ड बाय अ हैवी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन पेयर इज क्रिएटेड। तो इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन पेयर पैदा होंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन है इसी को ही तो पेयर प्रोडक्शन कहते हैं हम। इलेक्ट्रॉन का नाम तो आपने पहले सुना होगा। पोजिट्रॉन क्या है, ये पोजिट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड एंटी इलेक्ट्रॉन। ये पोजिट्रॉन ये प्रोटॉन नहीं है, ये पोजिट्रॉन है। पोजिट्रॉन ऐसा पार्टिकल है जिसका चार्ज और मैस एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होगा, एंटी इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन, जिसको हम एंटी न्यूट्रिनो भी कहते हैं। बहरहाल अभी हम इलेक्ट्रॉन की बात ही करेंगे। तो पॉजिट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड एंटी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये है क्या, इसका चार्ज और मैस इलेक्ट्रॉन के ही इक्वल होता है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। डेफिनेशन होगी जी। अब इसकी बनाते हैं डायग्राम। तो ज़रा तवज्जो करें, ये है एक हाई एनर्जी या हाई फ्रीक्वेंसी फोटोन जिसको मैंने गैमा रेज का नाम दिया है, गैमा रेज। ठीक हो गया। उसके रास्ते में मैंने क्या रखना है, एक हैवी न्यूक्लियस। ये है जी हैवी न्यूक्लियस। ठीक हो गया। जैसे ही गैमा रेज न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाके स्ट्राइक करती हैं, क्योंकि गैमा रेज भी न्यूट्रल हैं, गैमा रेज के ऊपर कोई चार्ज तो नहीं होता, तो एटम एज अ होल ये भी न्यूट्रल है। तो जैसे ही गैमा रेज इसके करीब से गुजरती है ना, आपकी बुक में लिखता है इन द विसिनिटी ऑफ न्यूक्लियस। विसिनिटी कहते हैं आसपास, करीब करीब। यानी कि जब गैमा रेज न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड के करीब करीब से गुजरती हैं तो न्यूक्लियस में से क्या निकलते हैं जी, फिर न्यूक्लियस इस गैमा रेज को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रॉन में। दिस इज इलेक्ट्रॉन और दिस वन इज द पोजिट्रॉन। पोजिट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड एंटी इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। आप देख रहे हैं दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसकी वजह भी बताता हूं। बच्चे याद रखेंगे, पेयर प्रोडक्शन के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी अप्लाई होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी अप्लाई होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी अप्लाई होता है। तो ये तीनों लॉज एप्लीकेबल हैं। अब ये कैसे एप्लीकेबल हैं, आइए बारी बारी इनको देखते हैं जी। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बिफोर इंटरेक्शन। जरा देखें, न्यूक्लियस के साथ टकराने से पहले या बिफोर कुलियन कह सकते हैं, टोटल चार्ज जो है ना गैमा रेज का, वो आपको पता है ना टोटल चार्ज क्या होता है, जीरो। यानी कि गैमा रेज का चार्ज क्या होता है, गैमा रेज इज अ चार्जलेस, इट इज अ मैसलेस, चार्जलेस मैसलेस पार्टिकल। ना इसका चार्ज है ना इसका मैस है। तो गैमा रेज के ऊपर चार्ज तो होगा जीरो। तो बिफोर इंटरेक्शन चार्ज क्या होगा जी, जीरो इज इक्वल टू टकराने से पहले, इंटरैक्ट करने से पहले। आफ्टर इंटरेक्शन, इंटरेक्शन करने के बाद अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस पॉजिट्रॉन का चार्ज। तो मैं दोनों को लिख देता हूं। चार्ज को हम क्यू से ज़ाहिर करते हैं, तो चार्ज ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। तो टकराने से पहले तो चार्ज जीरो है ना। अब पॉजिट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है जी, 1.60 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी इतना ही है लेकिन माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो 1.60 10 की पावर -19 कूलम। तो बच्चे ये प्लस का फैक्टर माइनस के फैक्टर से कैंसल, तो अल्टीमेटली 0 इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि इंटरैक्ट करने से पहले और इंटरैक्ट करने के बाद इन दोनों का चार्ज और इनका चार्ज, इसका चार्ज तो जीरो है, इन दोनों को मिलाकर भी चार्ज जीरो आया। तो पता चला फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई होता है।
इंटरेक्ट करने से पहले और इंटरेक्ट करने के बाद चार्ज सेम रहता है। ठीक हो गया, यानी कि चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती। दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर इंटरेक्शन और आफ्टर। देखें यहां से जरा गौर से सुनना आपने। गैमा रेस न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करने से पहले, मैंने आपको पहले कहा कि गैमा रेज इज अ चार्ज लेस पार्टिकल, मैस लेस पार्टिकल। जब इसका मैस जीरो होगा फिर इसका गैमा रेज का मोमेंटम जीरो होगा। लेकिन हम फॉर सिंप्लिसिटी कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं कि गैमा रेज का मैस बहुत कम है, नियरली इक्वल टू जीरो है, मैस लेस है ना, तो नियरली इक्वल टू जीरो। तो ये P का मतलब है मोमेंटम, मोमेंटम पढ़ रहे हैं ना, मोमेंटम ऑफ गैमा रेज प्लस मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस, N मतलब न्यूक्लियस। तो गैमा रेज और न्यूक्लियस का मोमेंटम और इंटरेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मोमेंटम हम देखते हैं क्या इक्वल होता है। तो पहले गैमा रेज का मैस क्या जी, जीरो। तो मैं इधर लिख देता हूं द मैस ऑफ गैमा रेज इज जीरो या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। तो इसलिए मैं कह देता हूं गैमा रेज का मैस ना बहुत ही कम है, तो m लिख देता हूं। और आपको पता है ना जिसका मैस बहुत कम हो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए गैमा रेज बड़ी तेज़ी के साथ आके स्ट्राइक करती हैं। जबकि उसके मुकाबले में न्यूक्लियस का मोमेंटम P = mv, मोमेंटम का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। न्यूक्लियस का मैस बहुत ज़्यादा है, इसको मैं कैपिटल M से जाहिर कर देता हूँ, और फिर इसकी वेलोसिटी बड़ी कम होती है, वेलोसिटी बहुत कम है तो मैं स्मॉल v लिख देता हूँ। लेकिन इसके साथ जो एक बात मज़े की है वो ये है कि इसके साथ माइनस का साइन भी आएगा, इधर नेगेटिव का साइन भी हम डालेंगे, ये नेगेटिव का साइन भी आएगा। ठीक है, स्मॉल m से मुराद है मैस ऑफ गैमा रेज, बहुत कम होता है ना, मैंने स्मॉल m से जाहिर कर दिया। न्यूक्लियस का मैस ज़्यादा है तो कैपिटल M, जिसका मैस कम उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। ठीक है, जिसका मैस ज़्यादा उसकी वेलोसिटी कम। अब ये न्यूक्लियस की वेलोसिटी से गैमा रेज तो इधर को जा रही है ना, न्यूक्लियस रिकॉइल कर रहे हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में रिकॉइल करेगा न्यूक्लियस। अब रिकॉइल का मतलब समझते हैं, चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा वो बुलेट और गन की एग्जाम्पल। जब बुलेट गन से निकलती है तो गन रिकॉइल नहीं करती, गन रिकॉइल करती है ना। तो बिल्कुल उसी तरह कि जब गैमा रेज न्यूक्लियस के करीब से होकर गुजरेंगी, बात समझ आई, तो न्यूक्लियस का मैस बहुत ज़्यादा है तो ये हल्का सा यूं रिकॉइल करेगा, यानी कि बहुत थोड़ा सा लेकिन करेगा। तो आप देख रहे हैं कि गैमा रेज और न्यूक्लियस की वेलोसिटी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो इसीलिए एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है। तो क्या होगा जी, प्लस माइनस माइनस, तो mv माइनस mv इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल होके क्या हो जाएंगे, टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर इंटरेक्शन या बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब आफ्टर की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम P = mv, ठीक है, माइनस mv लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम या प्लस कर लें एक को, और पॉजिट्रॉन का मोमेंटम को लिख लें माइनस mv। अब देखें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इनका मैस तो सेम है लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसीलिए एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये भी कैंसिल होके क्या बन गया, जीरो। तो आपने देखा कि ये वाला फैक्टर भी कैंसिल हो जाएगा और ये वाला फैक्टर भी कैंसिल। तो जी बच्चे, हमने देखा कि इंटरेक्ट करने से पहले और बाद में चार्ज भी कांस्टेंट रहता है और मोमेंटम भी कांस्टेंट रहता है, तो इसीलिए इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों एप्लीकेबल हैं। ठीक हो गया जी। आइए अब हम प्रूव करते हैं कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे अप्लाई होता है। बच्चे याद रखेंगे, जब इसका चार्ज जीरो है, मैस नियरली इक्वल टू जीरो है, तो गैमा रेज की एनर्जी भी जीरो होती है। गैमा रेज की एनर्जी इंटरेक्ट करने से पहले नियरली इक्वल टू जीरो। तो अब बिफोर इंटरेक्शन तो आ गई जीरो, अब आफ्टर इंटरेक्शन मसलन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी
और पॉजिट्रॉन की एनर्जी, दोनों को जमा करेंगे आंसर 0 आएगा। अब इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है इसको फिर हमें प्रूव करना पड़ेगा। अभी ये वाला पार्ट मैं करता हूँ, परेशान ना हो। पहले मैं बता दूं आपको कंडीशंस फॉर पेयर प्रोडक्शन। E इज इक्वल टू एम सी स्केयर, इसकी एनर्जी E इज इक्वल टू एम सी। ये मैटर है ना, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो रही है, तो इसीलिए तो इसको हम कहते हैं मटीरियलाइजेशन। मैटर है ना इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। कहना क्या चाह रहा हूं, E इज इक्वल टू एम सी स्केयर, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E इज इक्वल टू एम सी स्केयर, एम सी स्केयर 2 एम सी स्केयर। तो हम ए के लिए कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उसको 2 से ज़रब दे देंगे। तो बच्चे ज़रा देखें, E इज इक्वल टू एम सी स्केयर, एम नोट लिखेंगे रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ज़रा पुट करवाएं जी, इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। 9.1 ज़रब 10 की पावर -31 मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मैस, स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 का स्केयर। तो बच्चे क्या आ जाएगा, 9.1 ज़रब 10 की पावर -31, 3 का स्केयर 9, 10 की पावर 8 का 16। ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 9.1 ज़रब 9 कितना आ जाएगा, 81.9। फिर भी ज़रब दे लेते हैं ताकि कोई परेशानी ना हो जी। ठीक है, 9.1 मल्टीप्लाई बाय 9 81.9 ज़रब 10 की पावर -31 प्लस 16, ये आ जाएगा 10 की पावर -15। लेकिन ये हमारा आंसर आएगा जूल में, 81.9 ज़रब 10 की पावर -15 जूल। हमने आंसर निकालना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बच्चे आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 ज़रब 10 की पावर -19 जूल। ये चैप्टर नंबर 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था, इसको प्रूव भी किया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले टॉपिक में। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं इधर रेफरेंस कोड कर देता हूं ताकि आप परेशान ना हो। बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 ज़रब 10 की पावर -19 जूल। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो करें जी, फिर जी क्या आ जाएगा, 81.9 ज़रब 10 की पावर -15 डिवाइडेड बाय, अब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, इस फैक्टर से नीचे डिवाइड कर देंगे, 1.6 ज़रब 10 की पावर -19। ठीक हो गया। अब 81.9 डिवाइडेड बाय 1.6, इसको तकसीम कर दें, कितना आ जाएगा, 81.9 डिवाइडेड बाय 1.6, ये आ जाएगा जी 51.1875। तो 51.18 यहाँ तक लिख लेता हूँ मैं, आगे 75 भी है। बहरहाल 10 की पावर -15 -19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +19। तो कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा बच्चे, ये हमारे पास आ जाएगा 51.18 ज़रब 10 की पावर -15 +19 +4, ये साथ में इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज इट इज चलता जाएगा, ये इसका यूनिट है ना। अब हमने मेगा के अंदर कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट को राइट से लेफ्ट लें, 2 इनसे आया ना, तो +2 और +4 +6, तो ये आ जाएगा 0.51 +2 +4 +6 आ जाएगा। तो बच्चे फिर ये आंसर क्या है हमारे पास, 0.51। 10 की पावर 6 को हम क्या कहते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास एम सी स्केयर का आंसर आया जी, एम नोट सी स्केयर का ये आंसर आ गया। बच्चे नोट कर लें, तो ये एज इट इज चलता जा रहा है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी है, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी है, दोनों को जमा कर दें या 2 से ज़रब दे दें, एक ही बात है। तो ये 1.02 आएगा। मैं भी लिख देता हूँ। तो इधर देखें, इधर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव कर लेना। इलेक्ट्रॉन की 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस दूसरे की इतनी ही है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो प्लस माइनस माइनस कैंसल,
तो 0 इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की एनर्जी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो इसका मतलब फिर एनर्जी भी तो कंजर्व रही ना। ठीक है, तो ज़रा आप इस चीज़ को नोट करें, फिर मैं MCQs आपको करवाता हूँ। ठीक है, तो जी बेटा MC² का आंसर क्या है जी? 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जरा तवज्जो करें कि इस एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी ही एनर्जी पॉजिट्रॉन को भी चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे? MC² क्या आ जाएगा जी? 2MC², तो जिसको मैं लिखूंगा 2m0C²। ठीक हो गया। तो बच्चे क्या हो जाएगा जी? 2MC² का आंसर क्या आया? 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.51, तो ये आ जाएगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट आंसर है हमारे पास कि अगर आने वाली लाइट की एनर्जी यानी कि गैमा रेज की एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो ही पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, अदरवाइज पेयर प्रोडक्शन होगी नहीं। बात समझ आ रही है? तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम से कम एनर्जी होनी चाहिए गैमा रेज के पास। तो ये आंसर निकालने का मकसद ये है। अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे गैमा रेज आई, न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक करने के बाद इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बने, तो एनर्जी ऑफ गैमा रेज, जिसको मैं क्या लिखता हूं? E इज इक्वल टू HF। जरा इसकी इक्वेशन नोट कर लें। E इज इक्वल टू HF। गैमा रेज की एनर्जी इज इक्वल टू, पेयर प्रोडक्शन हुई ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, तो MC² 2m0C² प्लस अगर गैमा रेज के पास एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होगी, तो फिर रिमेनिंग एनर्जी कहां पे जाएगी? वो रिमेनिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन की शक्ल में बाकी रह जाएगी। तो बच्चे ये नोट कर लें, पेयर प्रोडक्शन की इक्वेशन E इज इक्वल टू HF, गैमा रेज की एनर्जी इज इक्वल टू 2m0C², एनर्जी फॉर पेयर प्रोडक्शन, 2 का मतलब है पेयर। बात समझ आई? और जो रिमेनिंग बच जाएगी वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की सूरत में बच जाएगी। अच्छा, जरा अब जगह की थोड़ी सी कमी पड़ रही मेरे पास, आप लोग नोट कर लें कि गैमा रेज की एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए और इनकी वेवलेंथ गैमा रेज की 1.2 पिकोमीटर होनी चाहिए। तो आप लोग ना साइड पे लिख लें, लैम्डा इज इक्वल टू 1.2 pm, पिकोमीटर, पिको मतलब 10⁻⁻12। तो ये वेवलेंथ है किसकी? गैमा रेज की। तो कम से कम इतनी वेवलेंथ और इतनी एनर्जी कितनी? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वेवलेंथ कितनी? 1.2 पिकोमीटर गैमा रेज की। अगर वेवलेंथ हो तो फ्रीक्वेंसी तो निकल आएगी। बहरहाल ये इक्वेशन और ये बताने के बाद अब 3 इंपॉर्टेंट MCQs की बारी है, तो जरा आप लोग नोट करेंगे। पहला MCQs, अगर आने वाली लाइट की एनर्जी देखें, एक के लिए कितनी थी? 0.51, 2 के लिए 1.02। अगर आने वाली लाइट की एनर्जी, ये MDCAT में अक्सर ऑप्शन आते हैं, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम हो, तो फिर कौन सा प्रोसेस होगा जी? फिर आपके पास प्रोसेस होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं इसका क्लोजअप व्यू दे दूंगा, परेशान ना हो, नोट कर लें। तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा अगर लाइट की एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम हो। दूसरा MCQs, अगर आने वाली लाइट की एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो और इससे 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, यानी कि 0.51 और 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बिटवीन हो, तो फिर कौन सा अमल होगा जी? तो फिर बच्चे होगा कॉम्पटन इफेक्ट।
जो कि हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा। फिर प्रोसेस होगा कॉम्पटन्स इफेक्ट। अगर आने वाली लाइट की एनर्जी, आखिरी एमसीक्यू है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा हो तो एनर्जी इज ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फिर कौन सा प्रोसेस होगा? फिर होगा पेयर प्रोडक्शन, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है, पेयर प्रोडक्शन। तो मैंने एमसीक्यू समो दी अब इसके अंदर। तो ये तीनों एमसीक्यूज एमडी कैट के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एनहिलेशन ऑफ मैटर, तवज्जो करें जी। एनहिलेशन का मतलब है भाई ख़त्म होना, तबाह होना, ख़त्म होना। तो बड़ा आसान सा टॉपिक है, ख़त्म होना। इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन। बच्चे जो एनहिलेशन है मैटर की, वो हमने अभी पढ़ा एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो रही। अब इसका उलट क्या होगा? मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो ये पेयर प्रोडक्शन का रिवर्स प्रोसेस है, एमसीक्यूज है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के मुताबिक टोटल मैस ऑफ यूनिवर्स इज जीरो। हमारी यूनिवर्स का जो टोटल मैस है ना वो जीरो होता है। अब आप सुन के हैरान होंगे कि कायनात के अंदर हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल ज़रूर है, हर मैटर का एक एंटी मैटर ज़रूर है। यानी कि जिस तरह हमने देखा था ना, गैमा रेज आई, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बने। अब इसका उलट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन आएंगे। यानी कि इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं एनहिलेशन की। when an electron and positron come close to each other, जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के करीब आते हैं, ईच अदर, दे एनहिलेट, वो एक दूसरे को ख़त्म करते हैं। दे एनहिलेट एंड कन्वर्ट, और एक अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर? एंड कन्वर्ट इनटू टू गैमा रेज फोटोन। टू ही क्यों? ताकि वो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एनर्जी और मैस को कंजर्व भी तो करना है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी? इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन इकट्ठे हुए प्लस गैमा रेज बनी, कितनी? 2। आप कहेंगे सर पहले तो एक थी, है अब भी एक ही, लेकिन वो 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चार्ज और मोमेंटम को कंजर्व कर सके हम। बच्चे नोट करें, ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन जब करीब आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को एनहिलेट करेंगे और उसके नतीजे में क्या बनेंगी? गैमा रेज। ये आपको एक गैमा रेज ऊपर जाती हुई नजर आएगी, तो दूसरी गैमा रेज नीचे आती हुई नजर आएगी। तो आप देख रहे हैं दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर पेयर प्रोडक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एनर्जी और मोमेंटम अप्लाई होता है, जिसका मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, तो फिर ये उसका रिवर्स प्रोसेस ही तो है। तो इसका मतलब है एनहिलेशन ऑफ मैटर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एनर्जी एंड मोमेंटम, तीनों लॉज अप्लाई होते हैं, उसका रिवर्स ही तो है। बात समझ रहे हैं? तो ये इक्वेशन आप लोग नोट कर लें जी पेयर प्रोडक्शन की। मैं बात बताने लगा था आपको कि हमारी यूनिवर्स का जो मैस है वो जीरो है। कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने, बीइंग अ मुस्लिम, हम इस बात पे यकीन करते हैं कि क़यामत तो आनी है। तो जब क़यामत आएगी हर चीज़ फना हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या है? जिस तरह इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के साथ मिला है ना, तो ये पॉजिट्रॉन है, प्लस चार्ज है। जिस तरह इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के साथ मिला है बच्चे, बिल्कुल इसी तरह, यानी कि अगर मैं हूं ना, मैटर है, तो मेरा एंटी मैटर भी होगा। तो जब आप उसके साथ सलाम लेंगे तो आपके बॉडी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे बंदे के ऊपर जो आप ही की शक्ल का है, बस चार्ज ऑपोजिट है, तो फिर आप तो ख़त्म हो जाएंगे। तो बीइंग अ मुस्लिम, ये एनहिलेशन ऑफ मैटर से मुराद है मैटर ख़त्म हो जाएगा, मतलब क़यामत का मंजर है। आप डर ना जाइएगा, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। हर मैटर का एंटी मैटर ज़रूर होता है, ठीक है? तो जब क़यामत आएगी तो फिर इसी तरह होगा, हर मैटर अपने एंटी मैटर से एनहिलेट होगा और ये क़यामत आएगी और हर चीज़ फना हो जाएगी, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है।
तो इसका मतलब है ये पेयर प्रोडक्शन एनिहिलेशन तो बाद की बातें, तो कुरान पाक के इल्म से तो ऊपर नहीं कोई भी है। तो कुरान पाक से ही ये आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो निकलती है। तो कुरान पाक का इल्म इसको स्टडी किया करें आप लोग। बहरहाल नेक्स्ट जी, एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिट्रॉन। तवज्जो करें बच्चे, कुछ एमसीक्यूज हैं। पॉजिट्रॉन की एग्जिस्टेंस, सबसे पहले पॉजिट्रॉन को प्रिडिक्ट किसने किया? प्रिडिक्ट कहते हैं पेशीन गोई। पॉल डायराक साइंटिस्ट का पूरा नाम था, पॉल डायराक। इन 1928 के अंदर जी इसने डिस्कवर नहीं किया पॉजिट्रॉन को, इसने प्रिडिक्ट किया, पेशीन गोई की, पेशन गोई या पेशीन गोई, आप जिस तरह मर्जी पढ़ लें। फिर इसको डिस्कवर बाद में किसने किया? कार्ल डेविड एंडरसन, ये साइंटिस्ट का नाम है जी। इसने डिस्कवर किया, इसने कहा कि कॉस्मिक रेस के अंदर आपका पॉजिट्रॉन एग्जिस्ट करता है। इसने 1932 के अंदर, तकरीबन डायराक के 4 सालों बाद, इसी वजह से कार्ल डेविड एंडरसन को 1936 में नोबेल प्राइज़ का नाम दिया गया। अभी हमने एनिहिलेशन पढ़ी है इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन की, यानी कि पॉजिट्रॉन की। एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं ना इसको, लेकिन बुक वाला कहता है कि लॉरेंस बार्कले लेबोरेटरी है जी, उसके अंदर पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन के एक्सपेरिमेंट भी हो चुके हैं। अब दुनिया न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन को भी एनिहिलेट कर रही है। तो ये एनिहिलेशन का प्रोसेस चलता रहेगा। मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें। मैं इसका क्लोजर व्यू दे देता हूँ आपको। मुबशर अहमद को रखें दुआओं में याद, अपना बहुत सा ख्याल रखें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों से शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।